अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर मोहम्मद नबी, हार्ट स्पेशलिस्ट। ये बेसिकली सर्विस सर अंजाम देते रहे हैं FIC फैसलाबाद में और PIC लाहौर हॉस्पिटल में भी। आज का ये DHQ हॉस्पिटल झंग में भी एज आ हार्ट स्पेशलिस्ट सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज हम डॉक्टर मोहम्मद नबी के मुहिब हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद हैं। ये CEO हैं मुहिब हॉस्पिटल गुर्जर रोड जंग सदर के। सामीन, जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डॉक्टर मोहम्मद नबी साहब से कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स के बारे में जानकारी हासिल की। इस दफ़ा हम ये जानना चाहेंगे कि एक पेशेंट जिसको ये शक होता है या वो शक की बिना पर आपके पास आता है, तो आप उसको किस तरह डायग्नोज करते हैं कि वो वाकई ही कार्डियक पेशेंट है या उसे कोई और मर्ज लाक है। ये सब कुछ जानने के लिए मुखातिब होना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद नबी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आई एम थैंकफुल टू यू कि आप अपने कीमती वक्त में हमें थोड़ा वक्त अनायत फरमाते हैं। एक पेशेंट आपके पास आया और उसने आपको ये बताया जी कि मुझे चेस्ट में पेन होती है या लेफ़्ट साइड पे मुझे पेन हो रहा है या मुझे पसीने छूटते हैं, और वो डाउटेड होता है इस बात पर कि कहीं मैं कार्डियक पेशेंट तो नहीं हूँ। तो ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए सर आप स्टार्ट में क्या प्रोसेस इख्तियार करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसिफ भाई। आपने जिस टॉपिक को टच किया ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हर पेशेंट जो हमारे पास होता है वो कार्डियक नहीं होता। वो जब हमारे पास आता है तो हमें जब बताता है कि मुझे ये चेस्ट पेन हो रही है, तो हम पहले एक व्यू लेते हैं कि आया उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि आया ये कार्डियक पेन है भी कि नहीं है। उसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनको हम एसेस करते हैं। एक तो ये है कि एक अगर यंग पेशेंट हमारे पास आया है जिसकी एज कम है तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो। फिर हम हिस्ट्री लेते हैं कि ये चेस्ट पेन आपको कहाँ पे हो रही है, ये कितनी देर से हो रही है, और आपको इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स या साइंस तो नहीं है कि आपको साथ खांसी तो नहीं हो रही, बुखार तो नहीं हो रहा। अगर उसको खांसी है, बुखार है, तो हो सकता है कि उसके लंग्स का प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो, निमोनाइटिस हो सकती है। फिर ये है कि हम ट्रॉमा की हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं आप गिरे तो नहीं हैं, यहाँ पे कोई चोट तो नहीं लगी जिसके बाद आपको ये चेस्ट पेन शुरू हुई है, तो ट्रॉमा की वजह से कोई रिब्स फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी वजह से ना हो, तो लंग्स में या फेफड़ों में पानी हो, प्लरेसी हो, इन्फेक्शंस हो, तो हम हाँ जी टेस्ट कराने से भी पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हाँ जी, में ही अगर वो उसके काजेस और आ रहे हों कि यार ये इसका एक्सीडेंटल इशू था या लंग्स का प्रॉब्लम था इसका, या मैदे के अल्सर की कोई प्रॉब्लम है, ये ठीक है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो हम या ट्रॉमा की हिस्ट्री, तो हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं। उससे हमें एक अंदाज़ा होता है कि ये पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली कार्डियक है भी कि नहीं है। तो इन चीज़ों को रूल आउट करने के बाद हम आते हैं अगर उसकी हिस्ट्री हार्ट की तरफ। तो जब वो पेशेंट आके हमें ये बताता है, अगर उसकी जो हिस्ट्री होती है वो यही होती है कि मुझे सेंट्रल चेस्ट पेन हो रही है और ये मेरे जबड़े की तरफ रेडिएट कर रही है, मेरे आर्म्स की तरफ रेडिएट कर रही है, और ये पेन जो है इसका वो जब मैं बैठता हूँ तो मुझे आराम आ जाता है, जब मैं चलता हूँ तो शुरू हो जाती है। फिर उसका टाइम भी हम पूछते हैं कि बाज़ वक़्त रात को अगर सोए हुई होती है तो इसका मतलब सोए हुए वो उठ बैठा है, सवेर पेन हुई है, उसको वोमिटिंग हुई है, नाजिया हुआ है, वोमिटिंग है, साथ मतलब स्वेटिंग शुरू हो गई है, तो रात के 1-2 बजे या 3 बजे जो पेशेंट सवेर पेन के साथ उठता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि वो कार्डियक होता है। फिर उसकी एज फैक्टर, फिर एसोसिएटेड डिजीज़ का कि आप डायबिटिक तो नहीं है, आप हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों को हम फिर रूल आउट करते हैं ना। अब चेस्ट पेन अगर कोई उसमें जब चेस्ट पेन के साथ आता है, फिर आगे हम देखते हैं कि इसको ये जो चेस्ट पेन है कार्डियक है या नॉन कार्डियक या कार्डियक का डिफरेंशिएट करने के बाद हम फिर कार्डियक की तरफ आते हैं। तो कार्डियक को कंफर्म करने के लिए का मतलब कि अदर डिजीज़ हैं, जैसे रेस्पिरेटरी लंग्स की डिजीज़ हो गई, ट्रॉमा की हिस्ट्री हो गई, हार्ट नहीं गया, कोई और उसकी रीज़न हो सकती है तो कार्डियक नहीं है, तो फिर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। जैसे हम
एक्सरे चेस्ट उसको एडवाइस करेंगे ना, अगर उसका लंग्स का प्रॉब्लम या उसमें वो आ रहा है तो हम हिस्ट्री तो हम उसको साथ एक्सरे एडवाइस करेंगे। तो हार्ट के रिलेटेड जब आता है तो हम इमीडिएटली उसकी ईसीजी करते हैं। ईसीजी के अंदर जो उसकी चेंजेस हैं उसको देखते हैं, पहले हम उसकी हिस्ट्री को, फिर उसको कंफर्म करने के लिए कि इसको कार्डियक इश्यू है या नहीं, हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी हमें 60-70% जो है उसकी इंसिडेंस है कि ये हमें जो है ना ये बताते हैं इसके प्रिविलेज के ये पेशेंट जो है कार्डिक है या नॉन कार्डिक। बेसिक तो टेस्ट है ना। हाँ जी। आप अमूमन जब पेशेंट इमरजेंसी में भी जाता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले उसका ईसीजी कराया जाता है। अगर ईसीजी ठीक आ रहा है, उसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें के आगे प्रोसेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर गड़बड़ नज़र आ रही है तो दैन फिर फर्दर प्रोसेस की तरफ ले जाए। आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें भी एक बात है कि बाज़ औक़ात प्रोसेस जो है अंदर एंडोकार्डियम जो है वो डैमेज हो रही होती है, प्रोसेस चल रहा होता है लेकिन इमीडिएटली ईसीजी में नहीं आता, तो उसके लिए हम सीरियल ईसीजी एडवाइस करते हैं। सीरियल ईसीजी का मतलब यह है कि हर 20-30 मिनट्स के बाद आप ईसीजी को रिपीट करें, क्योंकि जो इनिशियली सतह पे अभी वो चेंजेस नहीं है, एसटी एलिवेशन नहीं आया या वो जो कार्डिक जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ईसीजी के ऊपर वो नहीं आए, तो इसका मतलब है कि अभी हो सकता है प्रोसेस अभी इमीडिएटली उसको हुआ हो और अभी ईसीजी रिपीट करना हो, वेट किया जाता है, उसके बार बार ईसीजी उसको की जाती है और उसमें देखा जाता है। क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो उस वक्त इमीडिएटली हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे हार्ट अटैक के, तो तब जाके हम वो इंजेक्शन लगाते हैं। और वो इंजेक्शन जो है वो इमीडिएटली लगाना चाहिए। जितना जल्दी पेशेंट आएगा उतना जल्दी वो इंजेक्शन लगेगा, उतना जल्दी वो क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा और पेशेंट का हार्ट जो है उतना जल्दी हम उसको सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेट उसमें ये होता है कि 4 से 6 घंटे तक जो है एंडोकार्डियम जो है, पहले एंडोकार्डियम डैमेज होती है, फिर मायोकार्डियम डैमेज होती है, और ये 4 से 6 घंटे तक उसकी जो 3 लेयर्स, दोनों लेयर्स जो हैं एंडोकार्डियम, खासतौर पे मायोकार्डियम जो थिक है जिस पे सारा हार्ट का इंसार है, तो वो डैमेज हो जाती है। तो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट आए तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर हार्ट डैमेज हो चुका है, कंप्लीट उसकी क्यू वेव बन चुकी है और पेन सबसाइड कर गई है, तो फिर उसके बाद 6 घंटे के बाद हमें उस इंजेक्शन के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स अटैक के जो है ना वो मायोकार्डियल सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो टाइम गुजरता चला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मायोकार्डियल सेल्स जो हैं वो डैमेज होते चले जाते हैं। तो पेशेंट जितना अर्ली आता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास उतना अर्ली उसको रिलीफ भी मिलता है और हम हार्ट को उतना महफूज भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके लिए इमरजेंसी सर्विसेज का होना भी हॉस्पिटल में ज़रूरी है। हाँ जी, इसमें 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो लोगों को अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, दूसरा जिस जगह पे उन्होंने जाना है वहाँ उनकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, हमने कहाँ मूव करना है उसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि जो ही चेस्ट पेन हो वो खुद उसको असेस करने की कोशिश ना करे कि ये क्या है, कौन सी दर्द है, तो वो उसे चाहिए कि वो इमीडिएटली रुक जाए और फौरी तौर पे रुकने के बाद मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करे और इमीडिएटली किसी करीब कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाए और वहाँ जाके अपने आप को वो चेक कराए। ये आगे कार्डियोलॉजिस्ट का काम है कि वो उसको असेस करे कि इसको कार्डियक प्रॉब्लम था या कोई और रीज़न थी, तो फिर उसके बाद वो उसको करते हैं, मतलब उसको करता है, फिर वो इन्वेस्टिगेट करता है, मज़ीद टेस्ट उसके लिए चाहिए। मैनेजमेंट का भी आपका प्रोसेस है? जी, उसमें यह है कि जब पेशेंट आता है तो हम इमीडिएटली उसको उसके जो प्री मेडिकेशन के नाम से हम कहते हैं कि अभी हार्ट अटैक जो हम सस्पिशियस है, सस्पेक्ट कर रहे हैं या ईसीजी के अंदर इमीडिएटली चेंज आ गई है, विदिन 10 मिनट्स उसकी ना असेसमेंट लेके ईसीजी कर लेनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने उसको डिस्प्रिन देनी होती है 300 मिलीग्राम जो है वो सबलिंगुअल भी देते हैं, ज़बान के नीचे भी रखवाते हैं, या पानी में डिज़ोल्व करके उसको कहते हैं कि ले लें। एंजीसेट जो है उसकी 1 या 2 टेबलेट जो है वो ज़बान के नीचे रखते हैं। और फिर ये है कि उसके बाद हम एंटीकोगुलेंट जो है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में वो देते हैं, 1 cc उसको स्टैट देते हैं। क्लोपिडोग्रेल जो है वो भी एंटी प्लेटलेट्स हैं और वो भी हम देते हैं, 4 टेबलेट्स जो हैं यानी 300 मिलीग्राम वो भी स्टैट उसको दे दी जाते हैं। इनको हम प्री मेडिकेशन कहते हैं, यानी एंटीसेट को दिलवा दिया, डिस्प्रिन दिलवा दी, क्लोपिडोग्रेल की 4 टेबलेट वो दिलवा दी, और हेपरिन जो है उसको 1 cc IV स्टैट दिलवा दिया। ये चीज़ दिलवा के फिर उसके बाद खतरे से बाहर निकले, फिर हम प्लान करते हैं कि अब क्या श्योर है कि इसको MI हो गया है, अटैक हो गया है, इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो उसके लिए फिर हम जो है ना वो, क्योंकि वो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, असल में उसने जाके
जो क्लाट बना है उसको जाके डिसॉल्व करना होता है। जी। तो फिर उसके लिए हम प्लान करते हैं, उसके लिए फिर उसको मॉनिटरिंग करनी साथ कर दिया जाता है, बीपी साथ से उसको मॉनिटर किया जाता है, उसकी कंट्राइंडिकेशन पूछी जाती हैं कि क्योंकि उसके लगाने का भी एक अपने इंडिकेशन भी बनती हैं, कंट्राइंडिकेशन भी हैं, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कार्डियक पेशेंट जो हैं वो होते तो हैं जी, लेकिन वो किस स्टेज पर हैं और उन्हें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है उसके लिए दर्जनों टेस्ट करवा दिए जाते हैं। जी, जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पेशेंट का सेटिस्फिकेशन लेवल जो है वो भी नहीं होता और डॉक्टर भी उनको जो है वो फर्दर टेस्ट के लिए जो है वो एडवाइस करते रहते हैं। जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। जी सर। ये इस लिहाज से है कि लोग समझते हैं कि चूँकि इनिशियली सतह पे हम पेशेंट की ईसीजी करते हैं, जी सर। तो ईसीजी मोस्ट प्रोबेबल जैसे आपको बताया कि ये 60-70% तक इसका हमें मतलब पता चलता है कि ये एक्यूरेसी देती है ईसीजी जो है ना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ईसीजी उसकी नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम उसको एक जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो एंजियोग्राफी है, जब उसकी एंजियोग्राफी करवाई जाती है तो उसकी 2-3 जो है ना वो कॉर्निक आर्टरीज बंद होती हैं। हालांकि ईसीजी उसकी पहले भी नॉर्मल होती है, उस वक्त भी नॉर्मल आ रही थी और जब भी कभी भी की जाती है तो वो नॉर्मल होती है। ईसीजी के बाद फिर हम ये कहते हैं कि हम उस वक्त अगर इमीडिएटली आया तो हम ट्रोपोनिन टी एक टेस्ट है, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई ये लैब के टेस्ट हैं, उनसे भी हम हेल्प लेते हैं कि अगर उस वक्त हार्ट डैमेज हुआ है तो फौरी तौर पे उसको। इसके अलावा कार्डियक एंजाइम्स हैं हम वो भी करवाते हैं, तो इनसे हमें वो क्लू मिलता है। फिर उसके बाद जब हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद हम उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं, जिसके अंदर उसकी जो सेगमेंटल वॉल मोशंस है उसको हम डिटेक्ट देखते हैं कि ये नॉर्मल मूव कर रहा है हार्ट, एलवी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, आया हार्ट को डैमेज इसने किया है या नहीं किया है तो कौन सी वाल्व की है और कितने % इसने डैमेज किया है, तो उससे भी हमें असेसमेंट हो जाती है इन प्रोसेस। लेकिन ये पॉसिबल है कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो चुका हो, उसकी ईसीजी भी नॉर्मल हो, उसके जो है ये इको भी नॉर्मल हो। फिर जब अटैक वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं या एक नॉर्मल बंदा है वो पेन भी बता रहा है तो हम एक और टेस्ट भी है जिसे हम ईटीटी कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो करवाया जाता है। उस मशीन के ऊपर उसके हार्ट जैसे वो मुख्तलिफ 3-4 स्टेजेस के अंदर 3 मिनट स्टेजेस होते हैं, उसको रन करवाया जाता है ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर आए। जब वो प्रेशर आता है अगर उसका कार्डियक इशू हो तो इमीडिएटली वो चेंज आनी शुरू हो जाती है, तो हम उसको स्टॉप कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये कार्डियक पेशेंट है। तो वो एक उसके डायग्नोसिस का तरीकाकार है। फिर इसके बाद थैलियम स्कैन आते हैं, उसके लिए भी ये होता है कि वो टेक्नीटियम इंजेक्शंस होते हैं वो लगा के पहले रेस्टिंग में उसके लिए जाते हैं, व्यूज़ लिए जाते हैं, फिर उसके बाद बाइसिकल पे वहाँ पे उसको मूवमेंट्स दे के उसके बाद वो कराया जाता है। तो थैलियम स्कैन में फिर उसके फोटोग्राफर वहाँ लिए जाते हैं और उनके मुख्तलिफ वो हमें असेसमेंट होता है कि इसका जो है हार्ट कैसा है, कहाँ स्कीमिया हुआ है, कहाँ रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो उसको एंजियोग्राफी का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो फिर वो टेस्ट भी करवाया जाता है। इसके अलावा सीटी एंजियो भी है, वो भी करवाई जाती है कि वो लोग जो जिन्होंने अगर वो प्रोसीजर अभी नहीं करवाना और ये सिर्फ ये पता करना है कि ये कार्डियक इशू है या नहीं है, तो सीटी एंजियोग्राफी की करवाई जाती है। उसमें ये होता है कि वो एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें से यहाँ मतलब रेडियो यहाँ से सर्जरी की बजाय यहाँ से डाई इंजेक्ट कर दी जाती है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उसके ज़रिए उसको कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये सारा जो टेस्ट आपने बताया और इस प्रोसेस के तहत चलना पड़ता है, क्या ये एक वो कार्डियक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी पहले एक हार्ट अटैक माइनर हो चुका है, या उसके लिए भी है जिसको सिर्फ इस बात का डाउट है कि कहीं मैं कार्डियक पेशेंट तो नहीं हूँ लेकिन उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ? इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों चीज़ें इनमें ये डायग्नोसिस के लिए भी होते हैं, जैसे इको है ये डायग्नोसिस के लिए भी है, और आगे प्रोसीजर करने अगर हो भी चाहिए नहीं ज़रूरी नहीं है हार्ट अटैक हुआ, मतलब ये दोनों चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, एक उसके डायग्नोसिस उसकी तशखीस में, दूसरा जो आगे हमने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि हम उसका एंजियोग्राफी पे ले जाना चाह रहे हैं और उसको वो करना चाह रहे हैं, तो अगर हमें इको के ऊपर उसके हार्ट का पता चल जाता है कि ये पुअर है, सीवियर सिस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर आ गया है, तो बहुत फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको एंजियोग्राफी करवा के वो उसको स्टेन करे या उसको आगे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। क्योंकि अगर हार्ट जो है वो इतना पुअर है कि 20% 30%, तो वो कोई प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं किया जा सकता। तो इनिशियली सतह पे ये हमें डायग्नोसिस में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं, तशखीस में भी, और फिर आगे जो उसका हमने उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, यानी उसकी स्टेंटिंग करनी है
या कैबेज की बाईपास की तरफ जाना है तो भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह की और इसकी थैलिम स्कैन की, ताकि हम आगे देखें कि उसको ये प्रोसीजर किया जा सकता है या नहीं, और फिर ये कि उसका फ़ायदा होगा भी कि नहीं। तो इसके लिए ये चीज़ें जो है इन चीज़ पर। लास्ट में मैं आपसे बड़ा बुनियादी सा एक सवाल करना चाहूँगा। जी। वो ये है कि इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए ये नौबत ना ही आए तो या इस खतरे में पड़े ही ना पेशेंट, तो कौन सी ऐसी चंद एक आम अलामात हैं जिससे एक कॉमन मैन को, एक सेहतमंद इंसान को ये डाउट हो रहा हो कि यार कहीं ये अलामात मुझे कार्डियक पेशेंट की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं? जी। हाँ, इसमें ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको वेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो आप रिस्क फैक्टर एक आपके अंदर आ गया है, आपको चाहिए कि 30 मिनट्स जो है वो डेली आप जो है वो वॉक करें इससे। और दूसरा ये है कि आप वेट को कंट्रोल करें। और उसके अगर पहली बात तो ये है कि अगर किसी का वेट बढ़ रहा है, जी, उसको कंट्रोल करें। बढ़ रहा है मीन्स के समटाइम ये होता है कि कुछ अरसे के बाद, पहले उसके रूटीन में वेट वैसे ही रहता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ सीज़न के बाद ऐसा होता है कि अचानक से उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसको इस खतरे की घंटी जो है वो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं कार्डियक पेशेंट तो नहीं हो रहा। हाँ जी। और दूसरी तरफ ये है कि अगर वो स्मोकर है और यंग एज के अंदर ही उसने स्मोकिंग शुरू कर दिया है, तो वो उसको फ़ौरन स्टॉप करे, क्योंकि हाईली रिस्क फैक्टर में से एक रिस्क फैक्टर ये स्मोकिंग है। तो इस तरह वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। फिर वॉक जो है उसको अपना मामूल बनाए, सुबह नमाज अदा करने के बाद आधा घंटा जो है 30 मिनट्स वो वॉक करे, रेगुलरली करे, इससे होता है। तीसरा ये है कि अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है, क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है अब तो ये है कि वो यही है कि हर डायबिटिक पेशेंट को अल्टीमेटली मायोकार्डियम इंफेक्शन होना है, हर एक को होना है। ये 100% जो अब रिसर्च है ना, वो जो लेटेस्ट है उसमें यही है कि उसको होना है। अब हम उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, क्योंकि शुगर की वजह से जो है ना वो ब्लड जो कार्नरी आर्टरीज हैं वो तंग होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो काम से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, साथ उस दिल की नालियाँ तंग होनी शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली उसने जाना उस तरफ। तो इसलिए चाहिए उसे कि अगर वो डायबिटिक है तो डायबिटीज़ के लिए वो तमाम चीज़ें जिससे शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, मतलब जूसेस हैं, ये सारी मीठी चीज़ें को होना चाहिए। उसको वो चीज़ें जिनसे ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है उसको स्टॉप करते और उसको कंट्रोल कर। दूसरा ये है कि फिर भी नहीं कंट्रोल होता तो फिर वो उसकी जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर तरीके से वो शुरू करे। जितना अच्छा कंट्रोल रखेगा तो वो अटैक जो 2-3 साल के बाद सपोज होना है उसको हम प्रोलॉन्ग करके 8-10 साल तक ले जा सकते हैं, अच्छा डायबिटीज़ की जो डिजीज़ उसको कंट्रोल करके। अगर नहीं करेगा तो वो बहुत रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ हार्ट की तरफ जाएगा। तो एक तो उसको लिए ये है। इसी तरह एक और जो रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन का है कि वो लोग जो हाइपरटेंसिव डिक्लेयर्ड हो गए हैं और उनको पता है कि हम हाइपरटेंसिव हो गए हैं, तो वो एक तरफ डाइट का ख्याल करें, मतलब साल्ट कम खाए, ठीक है, और इसके अलावा घी, चर्बी, चिकनाहट वाली चीज़ें इनसे अवॉइड करें। दूसरा यह है कि ब्लड प्रेशर का भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। लेकिन इनके साथ साथ ये जो वॉक है ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतर है, शुगर के लिए भी बेहतर है, और साथ साथ जल्दी थक जाना, जी, थकावट का एहसास होना, क्या ये भी कार्डियक की तरफ ले जाता है या? इसमें एक चीज़ है, एक तो होता है कि थक जाने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अनीमिया है, उसको खून की कमी है, तो उससे वो थक जाएगा, तो वो अनीमिया को करेक्ट करे, वरना इससे जाके आगे उसको ऐसे लगेगा जैसे मेरे दिल की तकलीफ उसको भी हो जाएगी। कमी है, विटामिन डी, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसके, ये गाहे बगाए अपना चेक करवाए और उनका बैलेंस जो है वो उनको ठीक रखे। लेकिन थकावट के साथ ताल्लुक है? थकावट के साथ कार्डियक का है कि जब उसको कार्डियक इशू हो जाता है तो ये उसमें आती हैं, फिर वो थक जाता है और उसको डिस्निया हो जाता है, सांस चढ़ता है, थोड़ा सा चलेगा सांस चढ़ना शुरू नहीं होता है, और अगर इस तरह वो अचानक चंद दिनों में ही उसको बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है वर्किंग के दौरान, तो इसका मतलब है कि ये भी एक अलामत है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी दूसरी जो वजूहत हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उनको मतलब हीमोग्लोबिन को चेक कराए, अपना वो LFT करवाए, रीनल फंक्शन को देखे,
बाकी चीज़ों को भी वो देखे कि उसकी वजह से तो नहीं, मतलब हेपेटाइटिस बी सी या उसको देखे। जो ये कार्डिक एक डिपार्टमेंट है, ये सेगमेंट बहुत वाइड है जी जी, और कभी भी किसी एक प्रोग्राम में हम इसको समाप्त नहीं कर सकते। राइट। इसके लिए फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम इसको जो है वो पॉइंट वाइज देख के एक सीक्वेंस के साथ चलें और अपने हर प्रोग्राम में हम इसको बाकायदा तौर पे लोगों को एजुकेट करें कि एक्चुअली कार्डियक जो है वो क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, और ख़ास तौर पर फिर हमने सर्जरी की तरफ भी आना है कि इसके स्टड कैसे डलते हैं, टाइप ऑफ स्टड क्या होते हैं, क्या नौबत आती है कि जिस वक्त स्टड डालने पड़ते हैं, और इसका बाईपास जो है वो प्रॉपर जो है वो मेजर बाईपास क्या होता है, और इसके आगे भी बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारी कम्युनिटी, हमारे नेशन तक ये अवेयरनेस कन्वे की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।